गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको बताएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। क्लियर? सभी हेडिंग डालें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये हमारे पास एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मोशन में है उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसके एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल आता है कि सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है। तो इस सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं और एक ऑब्जर्वर होता है जो कि ओरिजिन पर होता है और ऑब्जर्वर के साथ एक क्लॉक अटैच होती है। क्लियर? जिसकी हेल्प से वो ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर पाता है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखें तो आप लिखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली ए सिस्टम ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस attached with an observer having a clock with him, by the help of which observer describe the path, displacement, speed, acceleration of the moving object. क्लियर? तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने देखा कि एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो बेसिकली 2 टाइप है वो है, फर्स्ट है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड। यानी कि जो हमारा फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, ओबे करता है। क्लियर? लेकिन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके अंदर या इसके अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन does not hold good। क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिकली 2 टाइप है। इसके बाद हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो देखिए बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट 3 टाइप के मोशन करता है। फर्स्ट है हमारे पास मोशन इन 1 डायमेंशन, सेकेंड है मोशन इन 2 डायमेंशन और तीसरा है मोशन इन 3 डायमेंशन। अभी देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ मोशन इन 1 डायमेंशन। क्या होता है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ओनली एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है, 1 डायमेंशनल मोशन है। यानी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन इफ वी रिक्वायर ओनली 1 एक्सिस टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे कि अगर हम क्या लेकर चले, यहाँ एक
मधुमक्खी है हमारे पास, और ये मधुमक्खी इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। क्लियर? तो इस मधुमक्खी के हनी बी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, और इसका जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन है। सेकंड आता है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए प्लेन, देन फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है, तो हम कहेंगे उसका जो मोशन है वो कैसा है, टू डायमेंशनल मोशन है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ये मधुमक्खी है और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है इस प्लेन के अंदर, ये उड़ नहीं रही है, अभी ये मूव कर रही है। क्लियर? तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। इन दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से आप इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इनकी पोजीशन दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, इनकी एक्सेलरेशन बता सकते हैं। क्लियर? तो ओनली हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो इसके मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अभी आता है हमारे पास थर्ड डायमेंशनल मोशन, यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो मोशन कर रहा है, और उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमें तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है, तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि अगर मान लो एक हनी बी है और एयर में फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, डिटेल स्टडी करने के लिए हमें बेसिकली तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, और उसका जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। क्लियर? अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिकली दो टाइप होते हैं। क्लियर? देखिए, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूं, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो हमने और भी कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर ओनली हम दो ही कैटेगरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? एक और कैटेगरी होती है टेंसर होती है, उसके बारे में अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। अभी ओनली हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और ओनली उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, क्लियर, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो स्केलर, यानी स्केलर इज ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, क्लियर, स्पीड है, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। इनके लिए आपको डायरेक्शन की हेल्प नहीं होगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज के केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? और इनके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर? अभी इसके बाद आता है कि किसी भी स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें मास को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल हम m लिख देंगे, क्लियर, यानी कि 1 kg कर देंगे, ठीक है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेंथ को रिप्रेजेंट करना है,
एल लिख देंगे, कितना 2 मीटर कर दिया। क्लियर। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन चल रहे हैं किसके, किसी भी स्केलर क्वांटिटीज के, और ये इनके मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज के केस में क्या है कि अगर हम लेकर चले यहाँ पर कि भाई डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का जिक्र करना पड़ेगा यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि दो पोजीशन के, या फिर चलो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी ले लेते हैं। अगर आपको स्केलर और वेक्टर को अच्छे समझना हो तो स्पीड और वेलोसिटी का एग्जांपल ले लीजिए कि स्पीड के केस में हम बोलते हैं डायरेक्ट कि 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका नोटेशन v। क्लियर। तो ये तो क्या है, हमारे पास स्पीड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, हमने ओनली इतना बताया कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है, तो उसकी जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हमने कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर हम वेलोसिटी बोलते हैं तो वेलोसिटी के लिए एक तो आपका नोटेशन जरूरी है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप एक सिंगल लेटर को बोल्ड कीजिए या फिर उस सिंगल लेटर के ऊपर एक एरो हेड लगाइए। क्लियर। अब ये जो नोटेशन है ये किसका हो गया, वेलोसिटी का हो गया। क्लियर। अब वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जो भी आप बोलना चाहें। क्लियर। तो टुवर्ड्स ईस्ट, ये जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो यहां से आप सिंपल स्केलर और वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा समझ पाए। अभी कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर है और हमें रिप्रेजेंट करना है कि एक वेक्टर है हमारे पास, देखो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और ये नीचे की तरफ साउथ। क्लियर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन में होते हैं। क्लियर। अभी हमारे पास है कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इसी को 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो हेड जो हम लगाने वाले हैं इधर, ये एरो हेड ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। क्लियर। ये जो पॉइंट है ए बी, ए पॉइंट है टेल, और जो बी पॉइंट है ये है हमारे पास इसका एरो हेड या हेड बोल सकते हो आप। तो किसी भी वेक्टर के दो पोजीशन होते हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड। जो लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, उसको हम टेल बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जो फाइनल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हेड। क्लियर। तो ये था हमारे पास स्केलर और वेक्टर। अभी हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या है, लिखिए डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। अभी देखिए एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब ऑब्जेक्ट मूव करता है ए से बी और बी से सी। तो ऑब्जेक्ट का जो, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट केस लेकर चलूं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, डिस्टेंस हमने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। क्लियर। टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितना पाथ उसने कवर किया, ए से बी और बी से सी, यानी ए बी प्लस बी सी। क्लियर। और हमें पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, उसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अभी दूसरा अगर हम लेकर चले कि इसी के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट को भी बताना हो, तो आप एक लाइन लिखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो भी यहां से हमने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट को मूव कराना ए पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है, ये सी जो है ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और ये जो थी ये थी हमारी डिस्टेंस। अभी अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा एसी। क्लियर? अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे तो कैसे? अगर आप ए से और सी की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर हमारा नोटेशन क्या है ए टू सी, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे ए सी वेक्टर। क्लियर? अगर हम सी टू ए होते तो हम रिप्रेजेंट करते सी ए वेक्टर। क्लियर? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए। अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो क्या क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? तो देखो, फर्स्ट जो डिफरेंस है हमारे पास कि भाई डिस्टेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस आप लिखेंगे डिस्टेंस के कॉलम में कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Second difference, distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Clear? Third difference देखिए, distance जो है वो हमें पाथ के बारे में बताता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है, या तो इक्वल हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा डिस्टेंस। क्लियर? तो आप बेसिकली लिखेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। क्लियर? अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस कि डिस्टेंस हमें पाथ के नेचर के बारे में बताती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पाथ बट डिस्प्लेसमेंट कांट। ओके, तो ये कुछ बेसिकली डिफरेंस थे जिनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और जो इतना हमने पढ़ाया है इसको आप पढ़ेंगे, और कल हम आपको फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स आने वाले हैं आपके स्पीड के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।